हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग शेर शाह सूरी के इतिहास को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग उनका जीवन परिचय देखेंगे। फिर उनका नाम शेर खान कैसे पड़ा उसको देखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सूरी वंश की स्थापना कैसे की, इसको देखने के बाद हम लोग उनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनको डिटेल में देखेंगे। साथ ही उनके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उनके बारे में उन उसको देखेंगे। साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग शेर शाह सूरी का परिचय देखते हैं। तो शेर शाह सूरी सूर राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुरी और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पे शेर शाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाई। इनका जो कार्यकाल रहा है 1540 से लेकर 1545 तक रहा है। और फाइनली चौसा की जो युद्ध हुआ है वो बहुत ऐतिहासिक युद्ध रहा है, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से हराया और इस तरह हराया कि फाइनली हुमायूं को भारत से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब हम लोग इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो शेर शाह सूरी का जीवन परिचय इस प्रकार है, जीवनी इस प्रकार है। इनका जो जन्म हुआ था 1486 में पंजाब के होशियारपुर जिले में बजवाड़ा नामक स्थान पे हुआ था। वैसे इनके जन्म के स्थान और ईयर को लेके इतिहासकारों में मतभेद है। इनका असली नाम था फरीद खान और इनके जो दादा थे इब्राहिम खान सूरी नारनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे। इनके पिता ने 4 शादियां की थी जिनसे 8 बच्चे हुए थे। इसीलिए इनका जो बचपन रहा है वो काफ़ी अपेक्षित बीता है, क्योंकि 4 पत्नियों में इनकी जो माँ थी उनके प्रति इनके पिता का रवैया बहुत अच्छा नहीं था और इसीलिए इनके परिवार में काफ़ी क्लेश रहा है और इनका बचपन जो सुखमय नहीं बीता। और फाइनली बाद में ये अपने परिवार से दुखी होकर जौनपुर चले जाते हैं, वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। इनके पिता का नाम था हसन खान सूरी, इनकी पत्नी थी रानी शाह और इनका जो पुत्र था उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी था। अब हम लोग देखते हैं कि फरीद खान शेर खान कैसे बन जाते हैं। तो इस इतिहास को देखते हैं। यह भी कहा जाता है कि कम उम्र में उन्होंने अकेले एक शेर का शिकार किया था। इसके बाद इनका नाम शेर खान पड़ा। हालांकि सूरी नाम इनके गृह नगर सूर से लिया गया था, जिसके बाद से ही उन्हें शेर खान सूरी कहा जाने लगा। अब हम लोग देखते हैं उनके द्वारा लड़ा गया युद्ध, जिसमें चौसा का युद्ध पहला युद्ध होता है इनका। तो वैसे उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़ा हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चौसा का युद्ध बहुत ऐतिहासिक युद्ध रहा है और यह जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह चौसा नामक स्थान बिहार में स्थित है। यह महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं अपने कुछ गलतियों के कारण हार गया था। हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भाग निकला और एक भिस्ती का सहारा लेके किसी तरह से गंगा नदी पार करके अपनी जान बचाई थी। एक्चुअली इस ये जो युद्ध हुआ तो बहुत ही भयंकर भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारी सेना हुमायूं की गंगा नदी में कूद गए थे, क्योंकि ये जो चौसा नामक स्थान है वो गंगा जी के तट पे है। तो फाइनली बहुत सारी जो सैनिक थे वो गंगा नदी में अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे फाइनली, और कूद के उनकी मृत्यु हो गई थी। और फाइनली बाद में हुमायूं भी अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है और एक भिस्ती फाइनली उसको मिलता है जिसका नाम निजाम रहता है। वो किसी तरह से हुमायूं की जान बचाता है। बाद में जब 1555 में हुमायूं फिर से भारत में आता है और दिल्ली के तख्त पे बैठता है, तो उसी निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बनाता है। तो उस चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने को शेर शाह की उपाधि दी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
अब सेठ शाह सूरी द्वारा सूरी वंश की स्थापना कैसे हुई, इसके इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेठ शाह सूरी ने शुरुआती दिनों में बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। एक्चुअली जो सेठ शाह सूरी था, उसके दादा तो नारनौल के जागीरदार थे, बट पिता ज़्यादा कुछ नहीं थे। तो ये सिंपल से मतलब सिंपल बैकग्राउंड का सेठ शाह सूरी है, और अपने मेहनत के बल पे धीरे धीरे वो फिर बाबर का सैनिक बनता है, फिर अपने मेहनत के बल पे अच्छा काम करके सेनापति बन जाता है। फिर वहाँ से वो बिहार का उसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। और 1537 में जब मुगल बादशाह हुमायूं अपने अभियान पे जाता है, तो इस मौके का फ़ायदा शेरशाह उठाता है और बंगाल पे कब्जा कर लेता है। फिर 1539 में सीमा शेरशाह सूरी और हुमायूं आपस में आमने सामने होते हैं चौसा की लड़ाई में। और चौसा की लड़ाई में, जैसा कि हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत ऐतिहासिक लड़ाई हुई होती है। यहीं से मुगल जो सल्तनत है भारत में कमज़ोर पड़ने लगता है। और फाइनली 1540 में एक बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई होती है, जिसमें हुमायूं को भारत छोड़ के भागने को मजबूर होना पड़ता है। और यही जब हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाता है और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की जब लड़ाई हो जाती है, तो जो हुमायूं है वो बिना राज्य का राजा बन जाता है। और फाइनली शेरशाह सूरी दिल्ली की तख्त पे बैठते हैं और सूरी वंश की स्थापना करते हैं। अब हम लोग कन्नौज का युद्ध देखेंगे। तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ, तो मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के मध्य कन्नौज में हुआ था। और भी यह युद्ध काफ़ी भीषण युद्ध रहा है इतिहास के पन्नों में। और इसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, कि जो कन्नौज है उसका दूसरा नाम बिलग्राम भी है। यह युद्ध 1540 में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बहुत बुरी तरह से पराजित किया, और शेर शाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था, और काबुल और कांधार कामरान के हाथों में था, क्योंकि कामरान उसका भाई था। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हुमायूं के बारे में जब हमने देखा और इसके इतिहास को कवर किया है, तो मैंने बताया हुआ कि काबुल और कांधार का जो राज्य था वो हुमायूं ने गद्दी पे बैठने के बाद कामरान को सौंप दिया था। लेकिन कन्नौज की लड़ाई के बाद फाइनली हुमायूं के हाथों में कुछ नहीं बचता है, और वो बिना राज्य का राजा बन जाता है, और फाइनली उसे भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे गखरों से युद्ध। तो 1541 में शेर शाह सूरी ने एक अभियान चलाया, जिसे गखर से युद्ध बोलते हैं। और गखरों को समाप्त करना इसलिए वो चाहते थे, क्योंकि ये जो जाति थी ये मुगलों की सहायता किया करती थी, जो कि शेर शाह सूरी के लिए खतरे की घंटी थी। तो इसलिए उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए एक अभियान चलाया। शेर शाह सूरी ने अपने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण भी करवाया था। हैबत खां और खवास खां के प्रतिनिधित्व में शेर शाह ने यहाँ पर एक अफगान सैनिक टुकड़ी को भी नियुक्त किया था। अब हम लोग देखेंगे कलिंजर अभियान। तो शेरशाह की जो मृत्यु होती है उसी कलिंजर अभियान के दौरान ही होती है, और एक आकस्मिक बारूद विस्फोट के कारण होती है, जो किले के अंदर के घेराबंदी के दौरान हुआ था। शेरशाह सूरी ने नवंबर 1544 में कलिंजर के किले पर चढ़ाई की, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड क्षेत्र में स्थित था। उस समय किले का जो राजा था वो कीरत सिंह था, जो चंदेल वंश का अंतिम शासक था। ये जो कलिंजर का जो किला है, ये कलिंजर का जो किला है हम लोग देख सकते हैं, ये पहाड़ी पे बना हुआ है और बहुत ही अभेद्य किला रहा है। और इतिहास के पन्नों में ये किला बहुत महत्वपूर्ण किला है। बहुत सारे राजाओं ने इस पे अपना अभियान चलाया, उसके भेदने का प्रयास किया हुआ है। तो इसी अभियान के दौरान जब शेरशाह सूरी रहता है, तो वो घेराबंद वो इस
इस किले को भेदने का प्रयास करता है, बट वो यह किला को भेदना आसान नहीं था। तो वो फाइनली जब भेद नहीं पाता है तो उसकी घेराबंदी कर देता है। उस समय में जब राजा किसी किले को भेद नहीं पाते थे तो किले को चारों तरफ से घेर रहते थे ताकि अंदर की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, खाना पानी जो भी राशन व्यवस्था है वो सब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो फाइनली राजा जो है किले का जो राजा है वो उसको मजबूर होना पड़े संधि करने के लिए या हार मानने के लिए। तो वो इस किले की 6 महीने तक, एक आधे साल तक घेराबंदी जारी रखता है। और इसी घेराबंदी के दौरान जब बारूद में विस्फोट हो जाने से इसी के सैनिकों की तरफ से गड़बड़ी होती है, शेरशाह की सैनिकों की तरफ से, और फाइनली जो विस्फोट होता है उसमें शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। वो और उन्होंने अपने सैनिकों को हमला, इनकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है लेकिन उस हालत में भी ये सैनिकों को हमला जारी रखने का आदेश देता है और अपनी विरासत के लिए अपने बेटे इस्लाम शाह को चुनता है। अब इनके द्वारा जो निर्माण कार्य है इनको भी हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो उन्होंने भारत की पहली डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया, जिसमें उन्होंने राजमार्गों पर डाकघर, अश्वालय, राहगीरों के लिए सराय और चिकित्सा केंद्र बनवाए थे। गया है तो हम लोग जो रुपया यूज करते हैं इसको जारी शेरशाह सूरी नहीं किया था। और उन्होंने चांदी के भी सिक्के जारी किए थे और सोने के भी सिक्के जारी किए, लेकिन सबसे पहले जो सिक्का जारी किया गया था उनके द्वारा वो चांदी का सिक्का था जिसका वजन 178 ग्राम था। उन्होंने भारत के सबसे लंबे राजमार्ग को बनाया जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं और ये काबुल से होकर चटगांव तक जाता है। हम लोग इस ग्रैंड ट्रंक रोड को अच्छे से मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि भारत में ये चटगांव से शुरू होता है और दिल्ली, लाहौर होते हुए पाकिस्तान में इस्लामाबाद होते हुए ये अफगानिस्तान में काबुल तक ये जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में एक शासन प्रणाली शुरू की जिसमें उन्होंने अपने अधिकारियों को जागीर की बजाय, मतलब जमीन देने के बजाय, नकदी वेतन शुरू किया। लगान को निश्चित करने के लिए जमीन को उन्होंने 4 श्रेणी में विभाजित किया और अपने शासन के नियमों को लिखित रूप में प्रकाशित किया। तो हम लोग इनकी जो निर्माण कार्य या इनका जो विजन है उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि उन्होंने नकदी वेतन जारी किया, फिर अपने जो लगान को उन्होंने 4 श्रेणी में बांटा, फिर जो शासन के नियमों को उन्होंने लिखित भी बनाया, लंबा रास्ता बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि बहुत इतिहास में फेमस है, बनाया ताकि लोग अच्छे से यात्रा कर सके, सुखद और संतुष्टपूर्ण यात्रा करके एक अच्छा जीवन जी सके। उन्होंने एक रुपया जारी किया, हम लोग डाक व्यवस्था बनाया, चिकित्सा केंद्र और सराय बनाए ताकि जो लोग यात्रा करें वो आराम कर सके। तो सोचिए इनका विजन कितना महत्वपूर्ण रहा है और कितना अच्छा काम किया है महज बहुत छोटे से इस शासन काल में। अब ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी पहला शासक था जिसने यातायात की, पहला मुस्लिम शासक हम बोल सकते हैं जिसने यातायात की उत्तम व्यवस्था की और यात्रियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा का संतोषजनक प्रबंध किया। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं लंबे मार्गों में से एक है। 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी मार्गों को जोड़ा है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से, देखिए यहाँ बांग्लादेश है, इसके चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर होते हुए, इस्लामाबाद होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। ठीक है, तो ये था ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। आप लोगों को डिटेल पता होनी चाहिए इसलिए मैंने इसको बताया मैप के थ्रू। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो शेरशाह ने अपने साम्राज्य को 47 हिस्सों में बांट दिया और इस 47 हिस्सों में बांटने के पीछे रीजन था कि जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो काम करना और उसकी व्यवस्था को मैनेज करना आसान होगा। तो जिसको इन्होंने 47 हिस्से में साम्राज्य को बांटा उसको सरकार का नाम दिया।
दिया। फिर ये 47 जो सरकार थी वो छोटे छोटे जिलों में बदल दिया गया, इसको इन्होंने परगना का नाम दिया। और हर परगने में दो प्रतिनिधि होते थे, एक सेना अध्यक्ष हुआ करता था, एक दूसरा कानून अध्यक्ष होता था। जो कानून अध्यक्ष था वही सरकार का काम भी देखता था। तो शेरशाह सूरी जो था, तो इनका विजन हम लोग देख रहे हैं कि साम्राज्य को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इसके लिए उन्होंने अपने बंदोबस्त किए। 47 हिस्से में साम्राज्य को बांटा, जिसको सरकार का नाम दिया। फिर उन्होंने जिलों में इसको बदल दिया, इसको परगना का नाम दिया। और दो वहाँ पे प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं जिले, हर जिलों में, एक सेना अध्यक्ष, एक कानून अध्यक्ष। और शेरशाह जो सूरी था वो साहित्य का भी बड़ा शौकीन था। वो अपने जीवन काल में कई ग्रंथ पढ़ा, और उसे हिंदी, अरबी और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। अब हम लोग, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कालिंजर अभियान के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण का शेरशाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन शेरशाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने बाद, अगस्त 1545 में, यह मकबरा बन के तैयार हुआ। और इसके जो वास्तुकार थे अलीवल खां थे। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इनका मकबरा, जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, वास्तुकला बहुत बहुत उत्तम प्रकार का वास्तुकला इसमें यूज किया गया है, और ये इतिहास के पन्नों में बहुत फेमस है। तो ये रहा शेरशाह सूरी का इतिहास। अब हम लोग इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? पटना, सासाराम, जौनपुर, लाहौर। तो जौनपुर, ऑप्शन विल बी सी। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी, ऑप्शन विल बी डी। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की, बिलग्राम का युद्ध, या जिसको कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, ऑप्शन विल बी बी। फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राज्याभिषेक के समय इन्होंने शेरशाह अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन विल बी बी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, ऑप्शन विल बी ए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, ऑप्शन विल बी सी। तो ये रहा आज का शेरशाह सूरी का हिस्ट्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।